हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस न्यूज़ के बारे में, उस खबर के बारे में जो एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा किए गए पॉलिसी सुधारों के कारण बीते हुए कुछ सालों में बहुत बड़ा रिफॉर्म नजर आ रहा है। और अगर ये सुधार कंटिन्यू रहते हैं तो इस सेक्टर को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। और इसलिए फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कौन से सेक्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे निफ्टी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, ये खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि जो वित्त मंत्रालय से निकल के आई है। और कहाँ से निकल के आई है तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अभी मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र चलेगा। 21 जुलाई को शुरू हुआ था और वो 12 अगस्त तक चलेगा। तो उसी में से एक खबर राज्यसभा से निकल के आई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये क्या पूरी खबर है, इस खबर को हम जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा और अंत में ये भी जानेंगे कि ये खबर कैसे इस सेक्टर को काफ़ी तेजी दिला सकता है। और उसके बाद अंत में ये भी जानेंगे कि एक्सपर्ट की राय क्या है इस खबर के बारे में। और हम खुद चेक करेंगे कि इस सेक्टर की वैल्यूएशन अभी क्या है, क्या ये फेयर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन है या फिर कम वैल्यूएशन पे है। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। चर्चा में किए गए स्टॉक्स, सेक्टर्स और इंडाइसेस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए हैं। उसके बाद भी अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमें पता है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके एनपीए को लेकर काफी कुछ खुलासा किया। तो दरअसल क्या हुआ कि जो संसद में जो सांसदों के द्वारा पूछे संसदीय सवालों में के जवाब में सरकार को पीएसयू बैंक के एनपीए को लेकर सारी जानकारी सदन के पटल पर रखनी पड़ी। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, जो पीएसयू बैंकें हैं, उनमें ग्रोस एनपीए में पिछले 5 सालों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें मार्च 2021 की, तो जहां एनपीए की दर 9.11% थी, वो मार्च 2025 में रिड्यूस होकर 2.58% रह गई है। और फ्रेंड्स, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 31 मार्च 2021 को जो ग्रोस एनपीए था वो था 6,16,616 करोड़ का। जो परसेंटेज वाइज बात करें तो वो एनपीए के अनुपात में आता है 9.11%, जो कि अगर हम 31 मार्च 2025 की बात करें तो रह गए हैं मात्र 2,83,650 करोड़। और परसेंटेज में बात करें तो ग्रोस एनपीए आता है 2.58%। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है इस सेक्टर में, एनपीए में। और ये कैसे संभव हो पाया फ्रेंड्स? ये हो पाया वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने जो बैड डेट्स है उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके और उनका टाइमली सॉल्यूशन करके और रिकवरी को लेकर एक कंबाइंड रूप से स्ट्रेटजी अपना के, और इसी के अंतर्गत कई इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल सुधार किए गए। उन सब के कारण सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो ये एनपीए में इतनी गिरावट देखने को मिली है। ये हिस्टोरिकल गिरावट है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी हमने बताया कि 2021 में काफी ज्यादा था और अभी बहुत कम हो गया है पिछले 5 सालों में। तो इस कैसे सरकार ने ये अचीव किया, हम आज उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो उन्होंने स्टेप उठाया था वो था आईबीसी का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और इम्प्लीमेंटेशन। तो आईबीसी क्या है फ्रेंड्स? आईबीसी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया गया। इसमें क्या था कि जो कर्जदाता है, कर्ज देने वाला है और कर्ज लेने वाला है, उसके रिलेशन को फिर रीडिफाइन किया गया था। और जो डिफॉल्टर प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उनसे उनका नियंत्रण छीन लिया गया।
और जो जानबूझकर डिफॉल्ट करते हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर है, उनको जो समाधान प्रक्रिया है गवर्नमेंट की, उनसे उनको बाहर रखा गया। तो फ्रेंड्स, समाधान प्रक्रिया क्या थी? अगर कोई कंपनी है और अब अपना लोन चुकाने में असमर्थ है, तो उसको जब एनसीएलटी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती थी, उसके बाद एनसीएलटी उसमें सुधार करने की कोशिश करती थी, कैसे उसकी लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए काम करती थी। लेकिन अगर कोई कंपनी जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, जिसने कोई विलफुल डिफॉल्टर है, तो उसको इस समाधान प्रक्रिया से अलग रखा गया था। अब अगर हम बात करें कि जो पर्सनल गारंटी होती थी, व्यक्तिगत गारंटी जो होती थी, उसको भी अभी आईबीसी के दायरा में रखने का भी एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। अगर हम सेकंड इसकी बात करें सुधार की, तो उसमें आता है एक्ट में बदलाव। तो कौन से एक्ट में बदलाव किया गया फ्रेंड्स? यह था जैसे सरफासी अधिनियम था 2002 और डेट रिकवरी एंड बैंक्रप्सी एक्ट था, उसमें काफी संशोधन किए गए और उनको बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया। जो जिनको नहीं पता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो सरफेसी एक्ट है, ये एक भारतीय कानून है जो बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एनपीए से निपटने के लिए और डेट को वसूली करने के लिए और उसको सरल बनाने में मदद करता है, विदाउट न्यायालय के हस्तक्षेप के। इसमें न्यायालय के बिना ही इनको, बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इतना अधिकार मिलता है कि जो लैंड के अगेंस्ट में जो कोलेटरल रखा गया है, उस एसेट को वो जब्त कर सके, सीज कर सके और उसको सेल आउट और उसको नीलाम भी कर सके। तो ये बदलाव भी काफी महत्वपूर्ण स्टेप में आता है, जो बैंकों के एनपीए को काफी रिड्यूस किया है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डीआरटीज, जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है फ्रेंड्स। तो अभी नए नियम के अनुसार डीआरटीज को इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। लोन जो कि 20 लाख और 20 लाख से कम है, तो उनका फोकस एरिया सिक्योर डेट की तरफ रखा गया है। और जो सरफेसी में जो स्क्रूटनाइज करके जो एप्लीकेशन आई है, उनको भी डीआरटीज में ही देखा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जो है बैंकों में सुधार। तो बैंकों में भी काफी ज्यादा सुधार किए गए हैं फ्रेंड्स। बैंकों में अगर देखा जाए तो एक स्पेशलाइज स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच खोली गई है। वो केवल स्ट्रेस्ड एसेट के लिए ही स्पेशलाइज बनाई गई है, वो केवल इन्हीं को देखती है। और जो फीट मॉडल और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो डोर टू डोर और जो स्ट्रीट ऑन रिकवरी प्रोसेस है, उसको तेज बनाया गया। और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की जो तैनाती की गई रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, जहां पे बैंक नहीं पहुंच सकती थी, या फिर अगर बैंक की ब्रांच खुले तो बहुत ज्यादा उनको खर्चा उठाना पड़ता था, तो वहां पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स बना दिए जाते हैं। और ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ये एक छोटे बैंक की तरह ही काम करते हैं। इससे बैंकों का बर्डन भी बहुत कम हुआ है और जो ये रिकवरी है वो भी काफी जल्दी और फास्ट हुई है। और फोर्थ अगर सुधार की बात करें तो वो है एसेट वैल्यूएशन की। हाँ फ्रेंड्स, जो एसेट वैल्यूएशन जो है उसको काफी ट्रांसपेरेंट किया गया है। बैंक के अभी फिलहाल ये हो गया है कि जो बैंक जो लोन मंजूरी देती है, उससे पहले जो एसेट है उसका वैल्यूएशन करवाया जाता है, वो भी क्वालिफाइड वैल्यूअर के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे कि इसका वैल्यूएशन इतना है और बैंक उसके अगेंस्ट में लोन देते। अभी ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अभी बैंकों को उस एसेट का मूल्यांकन कराना पड़ता है, वो भी क्वालिफाइड वैल्यूअर के द्वारा। और अगर कोई संपत्ति 50 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की है, अगर कोई संपत्ति 50 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की है, तो उसके लिए कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए। ये अनिवार्य कर दिया फ्रेंड्स। और जो एनपीए खाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने के बाद भी एक अगेन वैल्यूएशन कराया जाता है। यह भी एक बहुत अच्छा स्टेप है फ्रेंड। और आरबीआई ने जो ये इनका जो सेल आउट होता था, इनकी जो नीलामी होती थी एसेट की, उनको भी ई नीलामी के प्रोसेस में रख दिया है, ताकि वो भी बहुत ज्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी हो गई है। और इसके अलावा आरबीआई ने बहुत सारे सर्कुलर भी निकाले हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है IRAC, दैट इज इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग के जो नॉर्म्स है,
उनके तहत बैंकों को हर 3 साल में जो वैल्यूएशन है, एसेट की जो वैल्यूएशन है अगेंस्ट लोन, उनका वैल्यूएशन करवाना हर 3 साल में अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर कोई वैल्यूअर है, अगर किसी ने किसी एसेट की संपत्ति को ज्यादा बताया है तो उसको नोटिस जारी किया जाता है, और जो आईबी है, इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी रिपोर्ट की जाती है उस वैल्यूअर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सारे सुधार जो थे उसके कारण अपना जो बैंकिंग सिस्टम है, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है, वो काफी सुधार हुए हैं। अगर ये सुधार कंटिन्यू रहते हैं तो इस सेक्टर को बहुत बुलंदियों तक ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर के कंक्लूजन की। तो फ्रेंड्स, जो वित्त मंत्रालय और जो आरबीआई है, उनकी इस कंबाइंड पहल के कारण भारत के जो पीएसयू या कह दो सार्वजनिक बैंक, उनके जो बेड डेट्स है, उनकी समस्या में काफी ज्यादा नियंत्रण हुआ है, और एक्ट में सुधार और इंस्टीट्यूशनल साउंडनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ने जो एनपीए को हिस्टोरिकली कम कर दिया है। और अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो एनपीए की ये जो गिरावट है, ये बैंकिंग सेक्टर की सेहत के लिए काफी पॉजिटिव संकेत है, और आगे के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का बेस भी मजबूत होता है इससे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि इस सेक्टर में बहुत तेजी आ सकती है। अब फ्रेंड्स, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक का 5 साल के अगर हम हिस्टोरिकल मीडियन पी की बात करें तो वो अपने हिस्टोरिकल मीडियन पी जो कि 8.5 है, उससे अभी काफी कम है, दैट इज अभी 7.1 है। और हिस्टोरिकल जो मीडियन पी है फ्रेंड्स, वो है 8.5। और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.1, जो 5 इयर्स और 10 इयर्स का अगर हम मीडियन हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक की बात करें तो उसके बराबर ही है। तो अगर देखा जाए वैल्यूएशन काफी कम है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लगता है कि इस सेक्टर में काफी तेजी आ सकती है और इसके काफी कम वैल्यूएशन है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।